जय हिंद दोस्तों। आइए पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि परीक्षा उपयोगी सभी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, साथ में बहुविकल्प प्रश्न के साथ में जानेंगे कि कितना आपका समिति बना, कैसे शुरुआत हुआ, किस आधार पे, शुरू से लेकर अंत तक हम उसमें बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए चलते हैं। तो दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति जो है, सबसे पहले इसके लिए 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ना की स्थापना हुआ था 1952 में। उसके बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में स्थापना हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में लाया गया था दोस्तों, और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस उसके बाद 1953 में लाया गया था। उसका भी उद्देश्य था कि जो पंचायती राज है, मतलब जो ग्रामीण स्तर पर लोगों का कार्य प्रणाली है कैसा है, उसको सुधार करने के लिए लाया गया था। लेकिन वो पूरा तरह से सफल नहीं हुआ। बाद में इसी को लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के लिए इसके कार्यप्रणाली की जांच करने हेतु और उसके सुधार लाने के लिए उपाय के लिए एक समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया जाता है दोस्तों। 1957 में, जनवरी 1957 में किया जाता है। उसके जो अध्यक्ष होते हैं बलवंत राय मेहता जी होते हैं। इन्होंने अपना जो रिपोर्ट है दोस्तों नवंबर 1957 में प्रस्तुत किए, जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है ना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही गई, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यही मेन जो वर्ड है दोस्तों। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब जो सत्ता जो है नीचे लेवल तक लेके जाना, उसको डिसेंट्रलाइज करना, उसको विकेंद्रीकरण करना, इसी का सिफारिश बलवंत राय मेहता जी की सिफारिश में किया गया था, जिसको बाद में क्या कहने जाने लगा दोस्तों, पंचायती राज। क्या कहा जाने लगा? पंचायती राज। सिफारिश का प्रमुख जो बलवंत राय मेहता समिति थे, उनको प्रमुख जो सिफारिश है दोस्तों, पहला सिफारिश याद रखिए, 3 स्तरीय पंचायत समिति जो 1957 में दिए थे। पहला क्या दिए थे? 3 स्तरीय पंचायत समिति की स्थापना किया जाए, जिसमें अगर मान लीजिए ग्राम है सपोज, तो मान लीजिए ए स्तर समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा क्या होगा दोस्तों, तो ग्राम होगा। उसके बाद क्या होगा? ब्लॉक लेवल पे, उसके बाद जिला लेवल पे। तो जो ग्राम लेवल पे होगा दोस्तों, उसमें क्या होगा? ग्राम पंचायत, मतलब इसमें ग्राम पंचायत हो गया। उसके ब्लॉक स्तर पे अगर देखेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे? पंचायत समिति हो गया। और अगर जिला स्तर पे देखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? यहाँ जिला परिषद की स्थापना किया गया। इस तीनों स्तर एक दूसरे को जोड़ने के लिए क्या बनाया गया? अप्रत्यक्ष चुनाव माध्यम बनाया जाना चाहिए, ऐसा इनका सिफारिश किया गया था। तो ग्राम पंचायतों का प्रत्यक्ष रूप से गठन किया जाए, मतलब जो ग्राम स्तर पे चुनाव होते हैं दोस्तों, कैसे किया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए, और जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वही भाग लेंगे जिला समिति, पंचायत समिति और जिला परिषद के गठन में अप्रत्यक्ष रूप से। ऐसा इन्होंने सिफारिश किए थे बलवंत राय मेहता जी ने। अब देखिए दोस्तों, इनके बाद जो अगला सिफारिश मिलता है वो है अशोक मेहता समिति। हम पहले समिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद आगे और चर्चा करेंगे। तो अशोक मेहता समिति का गठन है दोस्तों, वो दिसंबर 1977 में हुआ था, जो कि जनता पार्टी के सरकार के द्वारा गठन किया गया था। जनता पार्टी के सरकार के द्वारा दिसंबर 1997 में पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया दोस्तों, जिन्होंने अपना रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की। कब किए दोस्तों? तो 1978 में उन्होंने अपना रिपोर्ट दिए, जिसके बाद उन्होंने लगभग 132 सिफारिशें किया था दोस्तों। कितना सिफारिश किए थे? 132। तो 132 सिफारिश किए थे। उसमें अंतर क्या है, पहले वाला और दूसरे वाला में अंतर बहुत मैंने क्या था, तो मुख्य अंतर जो था, जो बलवंत राय मेहता समिति था और जो अभी अशोक मेहता से, उसमें मुख्य अंतर था कि ये 2 स्तरीय प्रणाली का बात किए। यानी इनका कहना था कि एक जो है मंडलीय पंचायत समिति होना चाहिए, मैंने मंडलीय स्तर पर होना चाहिए, और दूसरा जो होगा वो जिला स्तर पर होगा। ठीक है। और जो कि बलवंत राय मेहता जी बोले थे
3 स्तरीय समिति होना चाहिए। तो अलग अलग समिति अपना अपना अलग अलग सिद्धांत दिए थे, ठीक है। साथ में इन्होंने और बहुत सा सिफारिशें किए थे, जैसे जिला स्तर को नियोजन के लिए जवाबदेह बनाने के लिए बात कही थी कि जिला स्तर जो होगा नियोजन के लिए उनको जवाबदेह बनाना होगा। फिर पंचायती चुनावों में राजनीतिक दलों का भागीदारी की बात इन्होंने कहा था कि जो पंचायत का जो चुनाव होता है उसमें जो राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए, राजनीतिक दल अपना आधिकारिक भागीदारी अपना ले सकते हैं, ताकि वो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे राजनीतिक दल, तो नर्सरी की ऑटोमेटिक जो ग्राम स्तर पे विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के रूप में आपका देखने को मिलेगा। इनका ऐसा कहना था। बाद में इन्होंने ये भी कहा कि जो पंचायत होगा उसको कर धन, मतलब जो कर लगाने के लिए अनिवार्य शक्तियाँ उनको देनी चाहिए, और ताकि जो वित्तीय संसाधन है, मतलब जो भी उनके पास धन संपत्ति को विकास के लिए जो जरूरत हो उसको वो क्या कर सके, जुटा सके, है ना। जिला स्तर पे उन्होंने जिला स्तर की एजेंसी विधायकों के समिति द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के लिए लेखा परीक्षा, मतलब ऑडिट करने की बात कही गई दोस्तों वहाँ पे, जो कि नियमित रूप से होगा तो पता चलेगा कि किसके लिए खर्च हो रहा है। सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए धन राशि जो आवंटित किए गए हैं, खर्च किया गया है या नहीं किया गया है, वो देखने के लिए लेखा परीक्षा की भूमिका भी इन्होंने महत्व दी थी। बाद में इन्होंने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह से पंचायती चुनाव आयोजन कराना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। साथ में इन्होंने एक दो महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है, ध्यान रखिए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनकी जनसंख्या के आधार पे, मतलब जो जितना जनसंख्या होगा अनुपात में उनको आरक्षण सीट करने की बात कही थी इन्होंने, अशोक मेहता समिति। साथ में 132 सिफारिश में दोस्तों बहुत सा सिफारिश जो है कर्नाटक और पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के राज्यों ने इसको अपनाया भी था, लेकिन उस समय इनका लागू नहीं हो सका दोस्तों। इसका रीज़न ये था दोस्तों कि जैसे ही इन्होंने अपना सिफारिश प्रस्तुत किया, उसी समय जो जनता पार्टी की सरकार था वो पहले ही क्या होता है, लोकसभा विघटन हो जाता है, यानी गिर जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो इनके जो मुख्य रूप से याद रखिए कि इसमें इन्होंने क्या अंतर था कि 2 स्तरीय प्रणाली के बात कही, जो भी है राजनीतिक दलों को भागीदारी करने के लिए बात कही, जिला स्तर पर नियोजन के लिए जवाबदेह बनाने के लिए बात कहा इन्होंने। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जो पंचायती राज मंत्री है उनको नियुक्त किया जाए, ताकि जो जिला स्तर है उनको वो अच्छी तरह से जो भी लोकल स्तर पर उनके बारे में सोच सके, समझ सकें और उनको विकास के बारे में राज्य को अग्रसर कर सकें, ये इनका कहना था। आगे देखिए दोस्तों, अशोक मेहता के बाद हम लोग चलते हैं जी.के.भी. राव समिति। प्रमुख समितियां हैं दोस्तों जी.के.भी. राव समिति। इन्होंने योजना आयोग ने 1985 में, योजना आयोग के द्वारा 1985 में ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक विषय के लिए जी.वी.के. राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करते हैं। तो पूछता है क्वेश्चन, किसके लिए, किस विषय पे जी.वी.के. राव समिति का गठन किया गया था? तो याद रखिए, ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक संबंध, इसके लिए किया गया था। तो इन्होंने क्या देखा दोस्तों अपना, कि जो इनका समिति का मानना था कि जो नौकरशाही बहुत ज़्यादा है, नौकरशाही के कारण जो है हमारा पंचायती राज प्रणाली है वो बहुत पीछे है बहुत। तो उन्होंने कहा कि नौकरशाही के छाप पड़ने से पंचायती राज क्या हो, संस्थान जो है कमज़ोर हो चुकी है ना। एक कहना था जी.के.भी. राव समिति का। साथ में इन्होंने कहा कि जो हम लोग का मेन मकसद क्या है, अगर ग्राम पंचायत तक कोई भी ग्राम पंचायत तक ले जाने का पंचायती राज संस्थाओं को, तो हम लोग को मतलब है कि ग्रास रूट तक हम लोग उसको लेके जाना है, ग्रास रूट तक हम लोग जो चीज़ें हैं उनको लेके जाना है। तो लेकिन इन्होंने यही बात कहा कि ये जो है ग्रास विदाउट रूट है, जो ग्रास क्या है, विदाउट रूट है, बिना जड़ का घास की संज्ञा इन्होंने पंचायत जो उसमें थी उनके बारे में इन्होंने कहा। उसका रीज़न यही था, उसका मुख्य रीज़न जो है दोस्तों, उन्होंने क्या कहा, सिफारिशें क्या प्रस्तुत किया, तो था कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रिया में जिला परिषदों की भूमिका होनी चाहिए,
समिति का मानना था कि नियोजन और विकास से जुड़े कार्य हैं उनको जिला के उपयुक्त इकाई बनानी चाहिए और विकास के कार्यक्रमों के लिए जिला स्तर पर किया जाना चाहिए। उन्होंने जो है, हम लोग जैसे 3 टायर पढ़ा तो उन्होंने जिला की बात ज़्यादा प्राथमिकता, मैंने जिला के बारे में बताया कि इनको ज़्यादा अगर शक्तिशाली किया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। जिला एवं निचले स्तर पंचायती राज ग्रामीण कार्यक्रम देख रेख और कार्यान्वयन को नियोजन के संबंध में भूमिका दी जानी चाहिए। इन्होंने पाया था दोस्तों कि अभी तक जब इनके गठन हुआ 1985 में, उस समय तक 11 राज्य ऐसे थे जहां अभी चुनाव ही नहीं हुआ था पंचायती राज के लिए। तो इन्होंने सिफारिश किया था कि जो पंचायती राज का जो चुनाव है नियमित होना चाहिए, हर एक अंतराल पर होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी इसमें ले सके। साथ में इन्होंने कहा कि जिलाधीश को जिला स्तर पर नियोजन के सभी गतिविधियों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य दिया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जीवीके राग समिति के बाद एलएम सिंघवी समिति आता है। तो देखिए, ये जो लाया गया था समिति योजना आयोग के द्वारा लाया गया था, और जो एलएम सिंघवी समिति जो लाया जाएगा दोस्तों वो राजीव गांधी के द्वारा लाया जाता है। तो एलएम सिंघवी समिति जो है दोस्तों वो राजीव गांधी सरकार के द्वारा 1986 में किस नाम से लाया जाता है, रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब है क्या दोस्तों, पंचायती राज को कैसे और रिवाइटलाइजेशन कर, कैसे उसको और महत्वपूर्ण उपयोगी बनाया जाए, कैसे उसको और सुदृढ़ बनाया जाए, ऐसे उनका कहना था। इसी के आधार पर उन्होंने राजीव गांधी सरकार ने एमएल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसको हम लोग, उनकी सिफारिशें जो मेन था दोस्तों क्या था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देनी चाहिए। यानी अब तक क्या था दोस्तों कि इसको जो है संवैधानिक मान्यता नहीं दिया गया था, इसको हालांकि ये अनुच्छेद 40 में रखा हुआ है, लेकिन इसको जो संवैधानिक मान्यता जो पंचायती राज को वो नहीं दिया गया था। तो उनका कहना था कि पंचायती राज जो है उनको पहले आप संवैधानिक मान्यता दीजिए, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, ताकि इनका और दूसरा मत ये भी था कि उसके लिए एक संविधान में नया अध्याय आप जोड़ दीजिए। संविधान में क्या कीजिए, एक नया अध्याय भी जोड़ देना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, इनका भी मत था कि नियमित और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव भी होना चाहिए, है ना। साथ में इनका कहना था कि कई ग्राम समूहों के लिए न्याय पंचायतें स्थापित की जानी चाहिए। ग्राम पंचायतों का अधिक व्यवहार बनाने के लिए गांवों को पुनर्गठित किया जाना चाहिए। समिति ने ग्राम सभा की महत्व पर बल दिया था। जो एलएम सिंघवी समिति है दोस्तों वो ग्राम सभा की महत्व को बल दिया था, प्रत्यक्ष जनतंत्र का प्रतीक बताया था इन्होंने। ग्राम पंचायतों के पास वित्तीय संसाधन होने चाहिए, इनका ऐसा मानना था। पंचायती राज संस्थानों को चुनाव भंग करने और उनकी कार्यप्रणाली से जुड़े विवादों के न्यायिक समाधान के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक अधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। हालांकि इनका ऐसा भी मत रहा, लेकिन ऐसा हुआ या नहीं हुआ वो हम लोग देखेंगे आगे 73वां संविधान संशोधन में कैसे हुआ। तो दोस्तों जब एलएम सिंघवी समिति अपना रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद राजीव गांधी की जो सरकार है दोस्तों पहली बार 64वां संविधान संशोधन लेके आते हैं। जो इनकी सिफारिश थी एलएम सिंघवी समिति की सिफारिशों को प्रतिक्रिया स्वरूप राजीव गांधी सरकार जो थे वो जुलाई 1989 में लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन लाते हैं, जो कि पंचायती राज संस्थानों को अधिक शक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति और आधार प्रदान करने के लिए किया जा सके तथा उनको क्या मिले, संवैधानिक दर्जा दिया जा सके। लोकसभा को इस विधेयक के अगस्त 1989 में पास कर दिया गया। इनको दोस्तों जो लोकसभा में उनका बहुमत था, फुल बहुमत था, इसलिए लोकसभा में विधेयक जो है आसानी से पास हो जाता है अगस्त 1989 में, लेकिन राज्यसभा में दोस्तों यह पास नहीं हो पाता, इसलिए यह कानून नहीं बन पाता है। ठीक है, इन नए पास होने का कारण क्या था दोस्तों, इनका कहना था कि जो केंद्र सरकार होंगे वो डायरेक्ट पंचायत को पैसा भेजेंगे, पंचायत को पैसा डायरेक्ट भेजने की बात कही थी केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये राज्य का आप क्या कर रहे हैं, बाईपास कर करके, उनको छोड़ के आप भेजना चाह रहे हैं। यार राज है, राज को छोड़ के राज अपना पावर को क्यों पंचायत को देगा। तो ये कारण से राज्यसभा में ये दोस्तों पास नहीं हो सका था। इसके बाद
बीपीसी की सरकार आता है दोस्तों नवंबर 1989 में, तो उन्होंने मुख्यमंत्रियों के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन बुलाए थे दोस्तों इसके लागू करने के लिए। हालांकि लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, इनकी सरकार ही गिर गई। लोकसभा में इन प्रस्तुत होने से पहले इनका क्या हुआ, सरकार गिर जाता है, और जिसके कारण से क्या हुआ, ये भी संशोधन रखा रह जाता है। यानी बीपीसी की सरकार द्वारा लाया गया भी पूरी तरह से वेस्ट हो जाता है, मतलब कुछ हो नहीं पाता है। इनके बाद आता है दोस्तों मेन रूप से नरसिम्हा राव सरकार। यही इन्हीं के समय में आपका 73वां संविधान संशोधन पास होता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री में, सरकार ने प्रस्तावों को संशोधन करने के लिए जो विवादास्पद मुद्दा था उसको क्या किए, हटा लिए। अंततः सरकार ने 1991 में संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया, और ये विधेयक जो है दोस्तों लोकसभा में 22 दिसंबर 1991 और राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992, सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलत लिखा गया है, लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 और राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को पारित हो चुका। ये विधेयक दोस्तों 1992 में लाया गया था, है ना। इसके बाद 17 राज्यों के विधानसभा ने अनुमोदित किया, और इसमें अपने राष्ट्रपति जो है वो कब सहमति दिए दोस्तों, तो 20 अप्रैल 1993 को सहमति दिए। और इस प्रकार ये विधेयक एक्ट के रूप में जो है हमको पास हो गया। कब, जब राष्ट्रपति का उस पर सहमति मिल जाता है, यानी 20 अप्रैल 1993। लेकिन लागू कब से हुआ दोस्तों, तो 24 अप्रैल 1993 से क्या हो गया, ये लागू हो गया। तो जो 24 अप्रैल है दोस्तों, पूछता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो जब पास हुआ दोस्तों उसमें कुछ ऐच्छिक विषय, तो मैंने उनको क्या है, अनिवार्य विषय और एक ऐच्छिक विषय, यानी कहने को तो 2 रूप में बांटा। यानी कुछ का जो है संशोधन में, जब 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें है कुछ बाध्यकारी विषय, उसको राज्य को मानना ही था। तो पहला बाध्यकारी विषय क्या था कि ग्राम सभा का आपको संगठन करना है, एक ग्राम या ग्राम समूह को स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना किया जाएगा। दूसरा था कि पंचायतों की स्थापना कीजिए, है ना। तीसरा था कि ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव करना है आपको, माने ग्राम मध्यवर्ती में जिला स्तर पर पंचायतों में सभी स्थानों के लिए क्या करना है, प्रत्यक्ष चुनाव करना है। मध्यवर्ती में जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष हेतु आप प्रत्यक्ष चुनाव होगा। जो मध्यवर्ती स्तर होगा दोस्तों, यानी कहने के लिए जो 3 स्तर पर है, तो जो निचला स्तर होगा, निचला स्तर बोलने तो ग्राम स्तर पर क्या होगा, आपका प्रत्यक्ष चुनाव होगा। और जो मध्यवर्ती और ये जिला स्तर जो होगा उस पर क्या होगा, हमारा अप्रत्यक्ष चुनाव, मतलब जो इनमें से चुनाया जाए वही अगला को चुनेंगे, चुनाव करने की बात कही गई। फिर है दोस्तों इसके लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो पंचायतों के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष होनी चाहिए सभी पदों के लिए। और क्या बताया गया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सदस्य हो या तो अध्यक्ष, दोनों के लिए क्या किया जाना चाहिए, आरक्षण किया जाना चाहिए, है ना। फिर तीनों स्तरों के चुनाव के लिए महिलाओं के लिए, यहाँ देखिए दोस्तों फिक्स कर दिया कि महिला जो भी होगा कम से कम 1/3, मैंने उससे अधिक हो तो ठीक, लेकिन कम से कम 1/3 तो महिला का आरक्षण मिलना ही चाहिए, ये बात कही गई। फिर है 5 वर्षों का निश्चित कार्यकाल बनाया गया कि मैंने जो चुनाव होगा कितने समय के लिए वहाँ रहेंगे, तो 5 साल के लिए वहाँ पर 5 साल कार्यकाल दिया गया दोस्तों। लेकिन सपोज अगर बताया गया कि यदि भंग हो गया किसी कारण से, तो बताया गया कि 6 माह के अंदर उसको क्या करना होगा, चुनाव में जाना होगा, मतलब 6 महीने के अंदर चुनाव प्रक्रिया पूरा करना होगा। पंचायत चुनाव के लिए संचालन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया, है ना। तो जब हम निर्वाचन आयोग बताए हैं दोस्तों, तो उसमें वीडियो में देखे, उसमें पूरा क्लियर किया गया निर्वाचन में कौन भाग ले सकता है, कहाँ का निर्वाचन में कौन नहीं भाग लेगा, वो सब एक वीडियो कमेंट में आप चाहें तो पढ़ लेने के बाद कमेंट कीजिए। यानी कहने का मतलब दोस्तों, जो हमारा सेंट्रल बॉडी है चुनाव आयोग, वो हमेशा किसका करता है, तो लोकसभा राज्यसभा किसका करता है, वो आप कमेंट में बताइए वीडियो देखने के बाद। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की बात कही गई दोस्तों। राज्य वित्त आयोग की स्थापना की बात कही गई कि वित्तीय स्थिति जो है आपका पंचायत का, उसके लिए
आप राज्य वित्त आयोग का गठन कीजिए। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल भी सब्जेक्ट था, मतलब ऐच्छिक प्रावधान किए गए दोस्तों। जैसे इसमें बताया गया कि जो संसद होंगे या राज्य विधानमंडल होंगे, दोनों सदनों में से सदस्यों में कोई निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले विभिन्न स्तरीय पंचायतें में प्रतिनिधित्व का प्रदान करना होगा। या फिर बताया गया आपको दोस्तों कि यदि आप अगर राज्य चाहे तो पिछड़ा वर्ग के लिए स्थान को आरक्षण कर सकता है ना। ये भी ऐच्छिक पे छोड़ दिया गया, हालांकि बहुत सारे राज्य अभी इसको अपनाए हुए हैं, है ना। तो पंचायतों को शक्ति एवं पदाधिकार प्रदान करने के लिए प्रशासन के संस्थाओं के रूप में कार्य करने के सक्षम हो सके। तो इसमें देखिए दोस्तों, बताया गया कि आपका 11वीं अनुसूची क्या किया गया, पंचायत के शक्तियों के लिए आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार कर सके। और 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 जो विषय हमारा है, उसमें से सभी या कुछ कार्यों को निष्पादित कर सके। अगर राज्य चाहे तो 29 कार्य को पंचायत को ट्रांसफर कर सकता है या कुछ कार्य को उसमें से ट्रांसफर कर सकता है। ऐसा कौन बोला, हमारा ऐच्छिक प्रावधान उसमें रखा गया जब 73वां संविधान संशोधन हुआ उसमें। साथ में पंचायत को वित्तीय शक्तियों को प्रदान करना, उन्हें प्रशुल्क और चुंगी इत्यादि वसूलने के लिए कहना, ये भी राज्य विधानसभा पे छोड़ दिया गया, राज्य पे छोड़ दिया गया कि आप उसमें आप अपना इच्छा के अनुसार जो समझे करें। 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ध्यान रखिएगा कि जो भाग 9 है, एक नया खंड भाग 9 उसमें जोड़ा गया। उसका शीर्षक क्या रखा गया, तो पंचायत उसका शीर्षक रखा गया। और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, है ना, 243 ओ तक हमको उसमें जोड़ा गया, जिसमें कई प्रावधान किए गए। इसमें साथ में अनुसूची 11 भी जोड़ा गया, जिसमें कितने सब्जेक्ट हैं दोस्तों, तो 29 सब्जेक्ट थे जो कि 243 जी से संबंधित है। इसके बारे में जो चर्चा है 243 जी में संबंधित है। साथ में दोस्तों हम बात कर रहे थे कि संविधान में अनुच्छेद 40 जो है ऑलरेडी हम लोग के पास ऐसा था जिसके से राज्य के, लेकिन ये जो अनुच्छेद 40 था दोस्तों वो किसके अंदर आता था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य पे छोड़ दिया गया था उसको कि वो क्या करेंगे, उनके लिए क्या करना है। तो अनुच्छेद 40 क्या कहता है दोस्तों कि ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन और इकाई के रूप में कार्य करने की योग बनाने के लिए आवश्यक हो। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक सिद्धांत है। तो दोस्तों अनुच्छेद 40 के बारे में जानिए कि ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए ये पहले से था, ऐसी शक्तियां प्रदान करें कि जो कि स्वायत्त शासन कर सके। ऐसा नहीं, पहले से अनुच्छेद 40 में आपका मूल संविधान में ही था, लेकिन चूंकि यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व था, इसीलिए जो इसका क्या है, हम लोग जो राज्य था वो सही से पालन नहीं किए। इसके बाद हम लोग को 73rd अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा 1992 में, ठीक है, जो कि लागू कब से हुआ दोस्तों, तो 24 अप्रैल 1993। इस अधिनियम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला और पंचायती राज संस्थाएं संविधान के अधिकार क्षेत्र में अर्थात राज्य सरकार की नई राज्य प्रणाली के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनाने के संवैधानिक तौर पर बाध्य हुई। मैंने उसको क्या किया, अगर हम लोग 73rd अमेंडमेंट बिल लाए तो संवैधानिक रूप से बाध्य हो गया। फलस्वरूप पंचायतों का गठन नियमित अंतराल पर चुनाव आयोजन राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर अब नहीं रहा। पहले क्या था कि राज्य सरकार की इच्छा पर था, अगर अनुच्छेद 40 के देखा जाए तो राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर था, लेकिन अब क्या रहा कि उसके इच्छा पे नहीं रहा। दूसरे शब्दों में यह देश का सबसे निचले स्तर पर जनतंत्र निर्माण की क्रांतिकारी धारणा था। अगर क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि सबसे निचले स्तर पे जो लोकतंत्र है कहाँ होगा, तो आपको आंसर होता है कि हमारा जो पंचायत चुनाव होता है सबसे निचले का जनतंत्र लोकसभा में जो हो जनतंत्र कहाँ होगा, जनतंत्र आपका ग्राम पंचायत होता है। तो ग्राम पंचायत में क्या देखें कि इस अधिनियम के तहत कि ग्राम सभा की नियुक्ति होगा। तो ग्राम सभा में कौन भाग लेगा दोस्तों, तो ग्राम सभा का जो प्रधान पंचायती राज प्रणाली के आधार पर ग्राम सभा का प्रावधान किया गया था, इसमें जो वही लोग भाग लेंगे जिनका मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति में शामिल है ना। गांवों की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल है, वहीं से हम लोग को वही लोग भाग लेंगे। ग्राम सभा जो है राज्य के विधान के निर्धारित गांवों स्तर तक कार्य निष्पादन और शक्तियों को प्रदान करती है।
इसमें है दोस्तों ग्राम सभा, उसके बाद 3 स्तरीय प्रणाली। तो 3 स्तरीय प्रणाली में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर था। जिन्होंने आपने देखा पंचायत का आशय क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासन संस्था, किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है दोस्तों, इसका ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासन संस्था है ना, वो किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। कहीं आपको स्वशासी जिला परिषद के नाम से पुकारा जाएगा, तो कहीं है ना जिला ग्राम पंचायत के नाम से, गोवन पंचायत के नाम से, है ना, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ग्राम का आशय उस ग्राम से है जिसे राज्यपाल ने पंचायत और प्रयोजन से सार्वजनिक अधिसूचना में ग्राम समूह से शामिल किया है। फिर क्या है कि मध्यवर्ती स्तर पे आशय उस स्तर से है कि राज्य के सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा इन प्रयोजन से गांव के जिला स्तर पर निर्धारित किया है। एक खास बात ये भी इसमें था दोस्तों कि यदि 20 लाख आबादी से अगर कम है तो जो मध्यवर्ती 3 स्तर पे बनाने की जरूरत नहीं है। यानी कहने का मतलब कि हमारा जनसंख्या, जिस राज्य की जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है तो वहाँ 2 ही बनाने से हो जाएगा, मतलब एक ग्राम स्तर पे और एक जिला स्तर पे। ठीक है, तो जो मंडल स्तर पे एक बना लेंगे और एक जिला स्तर पे, वहाँ पर 3 स्तर बनाने की कोई जरूरत नहीं था दोस्तों। तो ही बोला 20 लाख से जहाँ की आबादी कम है वहाँ के लिए। हालांकि ग्राम सभा, फिर स्थानीय स्वशासन जो बोलते हैं उसका अर्थ ही है कि शासन सत्ता के एक केंद्रित करने के बजाय स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए। जो स्थानीय स्तर है उस पर विभाजित किया जाए ताकि आम आदमी जो है दोस्तों उसमें आसानी से सुनिश्चित भागीदारी दे सके। यानी कहने का मतलब, अब देखो हम लोग तो डायरेक्ट जो भी ग्राम में रह रहे हैं वो डायरेक्ट तो हम प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते, मुख्यमंत्री, लेकिन हम अगर ग्राम सभा में जाकर अपनी समस्याओं को बताते हैं तो जो मीट होता है दोस्तों वो वही पार्ट पंचायत समिति के माध्यम से, जिला परिषद के माध्यम से सरकार के पास पहुंचता है। तो वही बात कही गई कि जो सत्ता की भागीदारी है, ताकि आम आदमी की जो सत्ता की भागीदारी तक पहुंच सके और शासन संचालन में योगदान दे सके। स्वतंत्रता के पश्चात दोस्तों पंचायती राज संस्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा, यही डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की अवधारणा को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम में से एक था, जो कि 1993 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिला दोस्तों। और इसका उद्देश्य यह था कि देश के लगभग 2.5 लाख पंचायत, अभी हमारे देश में लगभग 2,54,000 के आसपास पंचायत है दोस्तों, तो 2.5 लाख पंचायत को अधिकार प्रदान कर उसे सशक्त बनाया जाए। और उम्मीद थी कि ग्राम पंचायत स्थानीय जरूरतों के अनुसार क्या करेगी, अपना योजना बनाएगी और उसको लागू करेगी। हालांकि दोस्तों भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक है किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछता है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, जिन्होंने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव दिया, जिस स्थानीय स्वशासन को स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। क्वेश्चन पूछता है स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा किसके कहा जाए, तो भारतीय जो स्थानीय स्वशासन संबंधी जो प्रस्ताव लॉर्ड रिपन के द्वारा दिया गया था, इनको जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको मैग्ना कार्टा भी कहा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात वही मैं बात किया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विकास कार्य के लिए अध्ययन के लिए बलवंतराय मेहता समिति का गठन हुआ था, जो नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट्स त्रिस्तरीय पंचायत के रूप में सौंपा था, जो ग्राम स्तर पे मध्यवर्ती और जिला स्तर पे लागू होंगे दोस्तों। तो ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, जिला स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद की नियुक्ति होगा। तो इसके तहत जो है कि पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को नगौर जिला है ना, जिला नगौर जिले के राजस्थान में तत्कालिक जो प्रधानमंत्री हमारे थे, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश में पहली त्रिस्तरीय चुनाव की उद्घाटना किया था। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि बताइए कि पहली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की उद्घाटना कहाँ किया गया था, तो हमको बताना है कि राजस्थान में जगह क्या है, नगौर, कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि दूसरी बार कब कहाँ किया गया था, तो आंध्र प्रदेश, याद रखिए आंध्र प्रदेश दूसरा स्टेट था जहाँ की पंचायती राज चुनाव का आयोजन किया गया था। तो 73वें संविधान संशोधन जो है दोस्तों ग्रामीण स्तर से पंचायत से संबंधित, वही 74वें जो संविधान संशोधन था वो हमारा किससे था, तो नगर पालिका से संबंधित था, नगर निगम से संबंधित था।
तो पहला नगर निगम का स्थापना जो है दोस्तों हमारा कहाँ हुआ था, चेन्नई में हुआ था, याद रखिए। इससे देखिए अब 29 जो विषय हम बात कर रहे थे, तो 29 विषय क्या क्या है, तो कृषि है पहला, दूसरा भूमि विकास, भूमि सुधार कार्य, चकबंदी, है ना, ये सब जो विषय है दोस्तों, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, डेयरी उद्योग, है ना, खादी, ग्राम उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन, चारा, सड़कें, पुल पुलिया, फेरी, जलमार्ग, ये सब गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण, ये सब जो भी है, बाजार मेले, ये जो है दोस्तों ये ग्रामीण स्तर पे इसी का बात हुआ कि आप ये सब जो कार्यक्रम है ग्राम में ट्रांसफर कीजिए। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई भी बहुत कम जो स्टेट है थोड़ा बहुत पावर को ट्रांसफर स्टेट तक किए, बाकी अपने पास ही रखें दोस्तों। ठीक है, आप लिस्ट देख लीजिए, इसमें परिवार कल्याण सभी है, यही 29 सब्जेक्ट था। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं, आइए। तो भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो दोस्तों भाग क्या हो जाएगा 9। भारतीय संविधान के भाग में नगरपालिका के संबंधित किस में किया गया है, तो दोस्तों बताया नहीं, लेकिन जान लीजिए भाग 9 किया गया, नगरपालिका है। 74वें संविधान संशोधन में इसको लाया गया था, 73वें में पंचायती राज को, 74वें में नगरपालिका से संबंधित, ये भाग 9 का ए में है। संविधान के 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित है, आप लोग अपना एक बार वीडियो पॉज करके उसको बना के देखेंगे, है ना। तो संविधान के जो 11वीं अनुसूची है, निम्नलिखित में क्या सम्मिलित है, तो 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है दोस्तों, हम बताएं क्या है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम, है ना, प्रोग्राम फॉर पंचायत, पंचायतों का, पंचायत से रिलेटेड है। पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो क्या था दोस्तों, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी बनाना, इनेबलिंग पीपुल टू पार्टिसिपेट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, जनता को क्या है, इनेबलिंग पीपुल पार्टिसिपेट, है ना, मैंने जनता को भागीदारी, प्रशासन में भागीदारी का योग बनाने का मुख्य रूप से इनका उद्देश्य था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो दोस्तों हमने पढ़ा 73 1993 पंचायत के विघटन कौन से समय अवधि के लिए चुनाव कराने हेतु बताया गया, तो क्या बताया गया कि 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो दोस्तों हमेशा याद रखें चुनावी द्वारा नहीं लिया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, क्या कराना कैसे कराना है। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज को शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था, तो नौगांव डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में किया गया था, किसके द्वारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है, तो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जो होती है दोस्तों अभी प्रेजेंट 1973 के अनुसार से क्या है, त्रिस्तरीय होगा, है ना, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय होगा। हालांकि असम जो है दोस्तों वहाँ 4 स्तरीय है। 4 स्तरीय कौन कौन है, तो एक है सबसे जो नीचे गोवन पंचायत होता है, उसके बाद आंचलिक पंचायत होता है, उसके बाद जिला परिषद होता है, उसके ऊपर स्वशासी जिला परिषद होता है। ऐसा 2 राज्यों में 4 स्तरीय है दोस्तों, है ना। तो दूसरा राज्य कौन सा है, तो दूसरा राज्य त्रिपुरा है, जहाँ की ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत और स्वशासी जिला परिषद होता है। 2 राज्य ऐसा है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ की 2 स्तरीय भी है ना, और 1 स्तरीय जिला परिषद जो था जम्मू कश्मीर में पहले हल्का पंचायत हुआ करता था। ठीक है, तो पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों 21। 1977 में सरकार के पंचायत राज संस्था के कार्यप्रणाली के ढांचे में सुधार लाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, दोस्तों बताए थे अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति कितने स्तरों की बात की, तो बताए थे 2 स्तरीय बात किए थे। किसका, तो मंडलीय पंचायत और जिला परिषद, है ना, डिविजनल पंचायत और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के आधार पर उन्होंने बात कही थी। पंचायती राज संस्थान में अपनी निधि हेतु किस पे निर्भर रहते हैं, तो दोस्तों अभी भी जो है कोई कर नहीं लगा सकता, स्थानीय कर लेंगे तो किस पे है, ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स, जो गवर्नमेंट पैसा देगी उसी पर। भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था, कहाँ जो स्थापित किया गया था, दोस्तों चेन्नई में स्थापित किया गया था